दुनिया के हर कोने में एक मेटल है जो इंसान को हमेशा से दीवाना बनाता आया है और वो है सोना। आज भी अगर आप सोचो तो पैसा, शेयर्स और क्रिप्टो सब चीज़ें एक तरफ, और जब लोगों को असली वैल्यू दिखानी होती है तब एक ही चीज़ निकलती है और वो है गोल्ड। और भारत दुनिया का वो देश है जहां सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, एक जुनून है। आज के टाइम पे एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडियंस के पास कलेक्टिवली 25,000 टन से ज़्यादा गोल्ड है। मतलब दुनिया के टोटल अबव द ग्राउंड गोल्ड का लगभग 11 से 12% सिर्फ भारत के पास है, और वो भी घरों में, लॉकर्स में और टेम्पल्स में छुपा हुआ है। अगर इसको आप डॉलर्स में कैलकुलेट करो तो लगभग 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की वैल्यू बनती है। अब सवाल ये उठता है कि गोल्ड का इतना ऑब्सेशन क्यों है। भारत में सोने का ऑब्सेशन इतना पुराना है कि ऋग्वेद, जो लगभग 3000 से 4000 साल पहले लिखा गया, उसमें भी सोने का जिक्र है। ऋग्वेद में सोने को हिरण्य बोला गया, और ये सिर्फ एक ऑर्नामेंट नहीं था, ये एक डिवाइन एनर्जी का सिंबल माना जाता था। हिरण्यगर्भ का मतलब ही होता है गोल्डन वूम्ब, जो क्रिएशन की शक्ति को दिखाता है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ये सब 3000 बीसी के आसपास के टाइम के हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से गोल्ड की मालाएं, ज्वेलरी, बैंगल्स और सिक्के निकाले हैं। मतलब 5000 साल पहले भी भारत के लोग गोल्ड को सिर्फ पहनते ही नहीं थे, बल्कि उसे एक स्टेटस सिंबल समझते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ भारत ही क्यों, क्या बाकी दुनिया गोल्ड के पीछे नहीं भागी? तो हाँ, इस टाइम पे बाकी दुनिया भी गोल्ड के पीछे भाग रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर ही, यानी 5000 साल पहले, इजिप्शियंस के लिए सोना सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं था, वो फ्लैश ऑफ गॉड कहलाता था, यानी देवताओं के शरीर का टुकड़ा। उनके लिए गोल्ड का रिलेशन था रा से, जिसे सूरज का देवता कहते हैं। क्योंकि सोना कभी खराब नहीं होता, तो उनके लिए ये एक अमर होने का सिंबल माना गया। फ़ाराओस के मकबरों में जो ट्रेजर मिले हैं, उनमें सबसे बड़ा सिंबल है टूटनखामन का गोल्ड मास्क। इमेजिन कीजिए एक मास्क जो 11 किलो प्योर गोल्ड से बना हो, और जिसमें लपीस, लजूली और जेमस्टोन्स एम्बेडेड हैं। इजिप्शियंस के पास एक सेइंग थी, मैन इज़ मॉर्टल बट गोल्ड इज़ इटर्नल। और इसी सोच की वजह से वो लोग अपने राजा को ममीफाई करके सोने के साथ दफनाते थे, ताकि मरने के बाद भी वो अमर हो जाए और अपने साथ दौलत ले जाए। रोमन एम्पायर की करेंसी सॉलिड गोल्ड कॉइन्स थी, जिसे ऑरेलियस कहा जाता था। हर बड़ी जंग के बाद रोमन जनरल्स को सोना एक रिवॉर्ड की तरह दिया जाता था। मतलब जितना ज़्यादा सोना उतनी ज़्यादा इज्जत। थोड़ा यूरोप की तरफ चले तो वाइकिंग्स और नॉर्समैन के लिए गोल्ड एक ऐसी चीज़ थी जो आफ्टर लाइफ, यानी मरने के बाद के लिए ज़रूरी थी। नॉर्स माइथोलॉजी में वल्हाला, जिसे वॉरियर्स का स्वर्ग कहा जाता है, उसमें भी सोने का जिक्र है। एक नॉर्स मिथ में लिखा गया है कि गोल्ड को रिवर ऑफ फायर कहा गया था, क्योंकि जब सनलाइट उस पर पड़ती थी तो वो जलता हुआ दिखता था। और उनके देवता जैसे ओडिन और फ्रेया हमेशा गोल्ड के साथ डिपिक्ट किए जाते थे। तो जब एक वॉरियर मर जाता था तो उसके साथ उसके वेपन्स और सोना भी दफनाया जाता था, ताकि वल्हला में उसकी इज्जत बनी रहे। इसी के साथ साउथ अमेरिका में जब कोलंबस के बाद एक्सप्लोरर्स गए, तब सबसे ज़्यादा फैसिनेशन उन्हें एस्टेक और इनका के गोल्ड से था। हर्नन कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिज़ारियो जैसे लोगों ने पूरा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए। तो हर कल्चर में गोल्ड का ऑब्सेशन था, लेकिन डिफरेंस ये था कि यूरोप या साउथ अमेरिका में गोल्ड का रोल था लूट और कब्जा जमाने का, लेकिन भारत की हिस्ट्री में गोल्ड का रोल मोस्टली फेथ और कल्चर का रहा। ईयर 845 में एक वाइकिंग लीडर रैग्नर लॉथब्रोक ने पेरिस पर अटैक किया। उस टाइम फ्रांस के किंग चार्ल्स को मजबूरन वाइकिंग्स को 7,000 पाउंड्स का सिल्वर और गोल्ड देना पड़ा, ताकि वो पेरिस को छोड़ दें। सोचो, वाइकिंग्स के लिए गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं था, एक करेंसी ऑफ फियर थी। ये हिस्ट्री के फर्स्ट गोल्ड रैंसम पेमेंट्स में से एक माना जाता है। अब बात करें भारत की, तो ईयर 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध को एक यूनाइटेड एम्पायर बनाया, तो उसके ट्रेजरी के बारे में लिखा जाता है कि वो गोल्ड से ओवरफ्लो करता था। मौर्यन एम्पायर के समय पंच मार्क कॉइन्स बहुत पॉपुलर हुए। ये छोटे सिल्वर और गोल्ड के टुकड़े होते थे, जिनके ऊपर अलग अलग सिंबल्स होते थे, जैसे कि सूर्य, जानवर और कोई चक्र। ये सिक्के सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि एक अथॉरिटी का प्रूफ होते थे। अगर किसी राजा के पास मौर्य के सिक्के हैं तो मतलब उसका राज पावरफुल है। अब बात करें गुप्त डायनेस्टी की, तो गुप्त पीरियड को इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, और ये नाम सिर्फ लिटरेचर और साइंस के लिए नहीं, बल्कि लिटरली गोल्ड के लिए भी था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू ने इतने गोल्ड कॉइन्स बनवाए कि आर्कियोलॉजिस्ट आज भी उन्हें ढूंढते रहते हैं। गुप्त कॉइन्स के डिज़ाइन बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। एक तरफ राजा की तस्वीर होती थी और दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी या फिर सरस्वती की। और ये सोना सिर्फ इंडियन प्रोडक्शन से नहीं आता था। अफ्रीका और अरेबिया के ट्रेडर्स अपना गोल्ड लेकर इंडिया आते थे और बदले में मसाले, कॉटन और डायमंड्स अपने देश ले जाते थे।
एक और एस्पेक्ट जो इंडिया को गोल्ड के मामले में यूनिक बनाता है वो है हमारे प्राचीन मंदिर। पहले के समय में मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थे, बल्कि एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे। डिवोटीज जो भी सोना डोनेट करते थे वो मंदिरों के वॉल्ट्स में कलेक्ट होता था और फिर वो सोना लोकल इकोनॉमी को चलाने के लिए लोन्स, चैरिटी और फेस्टिवल्स में यूज़ होता था। जगन्नाथपुरी मंदिर, सोमनाथ मंदिर और तिरुपति, ये सब हिस्टोरिकली अपने खजाने के लिए फेमस थे। जब गजनी के महमूद ने अटैक किया तो उस टाइम सोमनाथ मंदिर के पास 20,000 से ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स और ज्वेलरी रखी थी, जिसका वज़न लगभग 12,000 किलो था। फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट में एक चीज़ कॉमन है, हर किसी ने इंडिया को एक ट्रेजरी ऑफ गोल्ड के रूप में डिस्क्राइब किया। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनीज लिखते हैं कि मौर्यन एम्पायर के रॉयल पैलेसेस में जो पिलर्स थे वो प्योर गोल्ड से सजाए गए थे। अरब ट्रैवलर जैसे इब्न बतूता ने नोट किया कि इंडियन वुमेन चाहे गरीब हो या अमीर, उनके पास गोल्ड ज्वेलरी ज़रूर होती है। और इसी ऑब्सेशन ने इंडिया को एक तरफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिविलाइजेशन बनाया तो दूसरी तरफ इन्वेडर्स के लिए एक ईजी टारगेट, क्योंकि जब सोना इतना ज़्यादा हो तो चोर और लुटेरे भी अट्रैक्ट होते हैं। और वहीं से शुरू होती है गजनी, गुरीद, मुगल्स और फिर ब्रिटिश के लूट की। सबसे पहले जो बड़ा नाम आता है वो है महमूद ऑफ गजनी का। 11वीं सेंचुरी में गजनी से आया एक सेंट्रल एशियन रूलर जिसने इंडिया पे 17 बार अटैक किया, लेकिन उसका मेन मोटिव रिलीजन या फिर लैंड ग्रैब नहीं था। उसका असली मकसद था सोना। सबसे ज़्यादा याद किया जाता है उसका सोमनाथ मंदिर वाले अटैक को। सोमनाथ मंदिर गुजरात का एक रिचेस्ट टेम्पल था। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि वहाँ से वो इतना सोना लेके गया कि उसके एम्पायर का खजाना अगले 200 साल तक फुल रहा। और यहीं से शुरू हुआ इंडिया के सोने को लूटने का सिलसिला। महमूद के बाद अगली सेंचुरी में आता है मोहम्मद गौरी। इसने सिर्फ मंदिरों को लूटने पर फोकस नहीं किया, बल्कि अपना एक पॉलिटिकल रूल इस्टेब्लिश किया। उसने नॉर्थ इंडिया के मल्टीपल किंगडम्स को हरा के दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी। और जब सल्तनत बना तो एक ऑर्गेनाइज्ड लूट सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसे कहते थे खुम्स। यानी कि कोई भी लूट होती तो उसका 1/5 हिस्सा डायरेक्टली सुल्तान के खजाने में जाता। पूरे इंडिया से लूटे हुए सोने से दिल्ली के महल और मस्जिद डेकोरेट होने लगे और दिल्ली सल्तनत एक रीजनल सुपर पावर बन गया। दिल्ली सल्तनत के दौरान रेगुलर लूट एक आम बात बन गई थी। हर कैंपेन के बाद सिपाहियों को सोना दिया जाता और बाकी सोना खजाने में डाल दिया जाता। खिलजीज और तुगलक्स ने तो एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, टैक्सेशन ऑन पीजेंट्स, जिसमें सोना और सिल्वर कलेक्ट होता था। ये सोना या तो वॉर के लिए यूज़ होता या फिर आलीशान महल बनाने के लिए। और फिर आए मुगल्स। मुगल्स ने लूट के अलावा एक और चीज़ की, उन्होंने इंडिया का सोना इकट्ठा करके उसको शोकेस बनाया। जब बाबर आया तो उसने भी अपनी जीत के बाद इंडियन ट्रेजरीज को लूट के खुद को सिक्योर किया, लेकिन असली सोना मुगल्स के टाइम पे कंसोलिडेट हुआ। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सब के पास गोल्ड का एक अनइमेजिनेबल भंडार था। शाहजहां का पीकॉक थ्रोन, जिसमें 5,000 तोला सोना और उसके ऊपर 230 किलो के हीरे और कीमती पत्थर जड़े हुए थे। और मुगल्स के दरबार में जो भी फॉरेन विजिटर आता था वो लिखता था कि उन्होंने दुनिया में कहीं भी इतना गोल्ड और ऑपुलेंस नहीं देखा है। लेकिन मुगल्स का सोना एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ये और ज़्यादा लुटेरों को अट्रैक्ट करने लगा। लेकिन जो सबसे बड़ा और सिस्टमैटिक लूट था वो आया ब्रिटिश राज के दौरान। और फिर स्टार्ट हुआ एक ड्रेन ऑफ वेल्थ जो अगले 200 साल तक चलता रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन सिस्टमैटिकली इंडिया का सोना, सिल्वर, कॉटन और रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके इंग्लैंड भेजते रहे। एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ ब्रिटिश राज के दौरान इंडिया से $45 ट्रिलियन की वेल्थ ड्रेन हुई। 1947 के बाद सरकार को एक नई प्रॉब्लम समझ में आई। लोग अपना पैसा बैंकिंग सिस्टम में डालने के बजाय गोल्ड खरीद रहे थे। मतलब कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी की कमी थी और डेवलपमेंट के लिए फंड सरकार को मिल नहीं रहे थे। इसी प्रॉब्लम ने जन्म दिया गोल्ड कंट्रोल पॉलिसी को। 1962 का टाइम था जब इंडिया को चाइना के साथ वॉर लड़नी पड़ी। वॉर ने देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया था और सरकार ने डिसाइड किया कि अब गोल्ड इंपोर्ट्स को रोकना पड़ेगा। 1962 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट पास हुआ और सुन के शौक लगेगा कि इस एक्ट के हिसाब से गोल्ड इंपोर्ट करना पूरा बैन हो गया। ज्वेलर्स को 14 कैरेट से ज़्यादा प्योरिटी का गोल्ड बेचना मना हो गया था और इसी के साथ लोगों को अपने पास रखे हुए गोल्ड के गहने डिक्लेयर करने पड़ते थे। सोचो, एक ऐसा देश जहां कोई भी शादी बिना गोल्ड के सोची नहीं जा सकती थी, वहां गवर्नमेंट ने सडनली गोल्ड को इलीगल बना दिया। अब इससे हुआ ये कि लोगों का ऑब्सेशन तो कम नहीं हुआ, लेकिन गोल्ड का मार्केट अंडरग्राउंड चला गया। नाइनटीन 1960 से 1980s के बीच में इंडिया में एक नए अंडरग्राउंड इकोनॉमी का जन्म हुआ और वो था गोल्ड स्मगलिंग।
आपने मूवीज़ में सुना होगा कि दुबई से सोना आया है। ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं था बल्कि एक रियलिटी थी। दुबई और मिडल ईस्ट से छोटी छोटी बोट्स और फ्लाइट्स के थ्रू स्मगल गोल्ड को इंडिया लाया जाता था। इस स्मगलिंग रैकेट ने नए डॉन्स को जन्म दिया। ये डॉन सोना स्मगल करके बॉम्बे के डॉक्स पर अनलोड करते थे और फिर पूरा गोल्ड ग्रे मार्केट में बिकता था। मुंबई, कैलिकट, त्रिवेंद्रम और कराची तक एक बड़ा गोल्ड नेटवर्क एक्टिव था। दुबई और शारजा के ड्यूटी फ्री मार्केट से लोग गोल्ड खरीदते और छुप छुप कर इंडिया में ले आते। कस्टम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1970s में हर साल 150 से 200 टन सोना इलीगली स्मगल्ड होता था और इंडिया में लाया जाता था। गोल्ड स्मगलिंग सिर्फ एक क्रिमिनल कहानी नहीं थी। जब इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत वीक थी, उस टाइम पे स्मगलिंग ने भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह डैमेज कर दिया। गोल्ड इंपोर्ट लीगल ना होने की वजह से लोग ब्लैक मार्केट से गोल्ड खरीदते थे। मतलब आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज आने की जगह वो पैसा गल्फ के अंडरग्राउंड नेटवर्क में चला जाता था। 1980s में इंडिया की जीडीपी का 2% से ज़्यादा हिस्सा इलीगल गोल्ड ट्रेड में ड्रेन हो रहा था। और जब भी इंडियन रुपये की वैल्यू गिरती तो लोग और ज़्यादा सोना खरीदते। ये एक लूप बन गया था। जब रुपया वीक होता तो गोल्ड की डिमांड हाई होती, इससे इंपोर्ट्स और स्मगलिंग बढ़ते और फिर रुपया और वीक हो जाता। अब बॉलीवुड भी इस कहानी से नहीं बचा। 1970s और 80s के टाइम पर काफ़ी सारे स्टार्स अंडरवर्ल्ड के स्मगलिंग डॉन से जुड़े थे। उनकी पार्टीज में सोने के ब्रेसलेट्स, चेन्स और इंपोर्टेड वॉचेस गिफ्ट होते थे। आपने सुना होगा फिल्म दीवार का डायलॉग, मेरे पास माँ है। उस जमाने में एक और लाइन चलती थी स्मगलिंग वर्ल्ड में, मेरे पास सोना है। आज भी अगर आप एयरपोर्ट पे खड़े हो तो कस्टम्स हर दिन लाखों का सोना सीज करता है। सिर्फ स्मगलिंग नहीं, गोल्ड ब्लैक मनी का भी फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। साल 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद भी एक ही दिन में 2.5 टन सोना खरीदा गया था, और वो भी मोस्टली कैश से, क्योंकि लोग अपना काला पैसा बचाना चाहते थे। इसके बाद आया ईयर 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स के लिए बचे थे। देश ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कगार पे था और उस वक्त एक ड्रामेटिक स्टेप लिया गया। इंडिया ने अपना गोल्ड गिरवी रखा। भारत सरकार ने 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास प्लेज किया ताकि लोन मिल सके और देश डिफॉल्ट से बच सके। ये देश के लिए एक इमोशनल मोमेंट था। एक ऐसा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसने अपना सोना बेचकर अपनी इज्जत बचाई। लेकिन इसी क्राइसिस ने नए रिफॉर्म्स का रास्ता खोला। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह और पीएम नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को लिबरेट कर दिया और गोल्ड इंपोर्ट्स को लीगल बनाया गया, लेकिन कंट्रोल टैरिफ्स के साथ। इस रिफॉर्म के बाद ईयर 1992 से इंडियन हाउस होल्ड्स फिर से ओपनली गोल्ड खरीदने लगे और आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। अब एक और बड़ा एंगल आता है और वो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इंडिया के मंदिरों में जो गोल्ड छुपा है वो दुनिया के सबसे बड़े नॉन गवर्नमेंट रिजर्व्स में माना जाता है। और ये कहानी इतनी ड्रामेटिक है कि अगर आपको सुनाई जाए तो आपको लगेगा कि जैसे किसी ट्रेजर हंट मूवी की स्क्रिप्ट हो। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि केरला के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के सीक्रेट वॉल्ट्स को खोला जाए और उनका ऑडिट किया जाए। जब वॉल्ट्स खोले गए तो दुनिया शॉक हो गई। मंदिर में सोने के लाखों सिक्के, ऑर्नामेंट्स और सोने के मुकुट पाए गए और इसके साथ साथ प्योर गोल्ड की मूर्तियाँ भी मिली। एक एक आइटम की वैल्यू इतनी थी कि इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेट किया कि टोटल ट्रेजर की वर्थ 1,40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। एक वॉल्ट के अंदर तो एक गोल्ड की चेन मिली जो 18 फीट लंबी थी और 30 किलो के वजन की थी, और एक गोल्डन आइडल मिला जो प्योर गोल्ड का बना था। इमेजिन कीजिए एक ही मंदिर के अंदर इतना सोना कि वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के गोल्ड रिजर्व्स को टक्कर दे दे। इसी तरह तिरुपति बालाजी के पास हर साल 1,000 करोड़ से ज़्यादा की गोल्ड डोनेशंस आती है। डिवोटीज़ ने अपने घर का सोना, अपने बैंगल्स, अपनी चेन्स लिटरली भगवान को डोनेट किए हैं। साल 2019 में तिरुपति ट्रस्ट ने खुद डिक्लेयर किया था कि उनके पास 9 टन से भी ज़्यादा गोना डिपॉजिट बैंक्स में रखा है। और एक स्टोरी तो और भी ज़्यादा क्रेजी है। एक डिवोटी ने अपने भगवान के लिए गोल्डन ड्रेस डोनेट कर दी जो 1 करोड़ रुपए की थी, और एक डिवोटी ने एक पूरी सोने की तलवार डोनेट कर दी। आरबीआई के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंडियन हाउस होल्ड्स के पास प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड अराउंड 25,000 टन है। सोचिए, ये अमाउंट स्विट्जरलैंड, यूएसए और जर्मनी के कंबाइंड ऑफिशियल रिजर्व से भी ज़्यादा है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा भी इकोनॉमी में एक्टिवली यूज़ हो जाए तो इंडिया का एक्सटर्नल डेट खत्म हो सकता है। और यही वजह है कि आरबीआई ने साल 2015 में एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च किया, जिसमें टेम्पल्स और इंडिविजुअल्स अपने आइडल गोल्ड को डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इसका आइडिया था कि मंदिर अपने सोने को बैंक्स में डिपॉजिट करें और उसके इंटरेस्ट से मंदिरों के डेली एक्सपेंस निकल सके। साथ ही गवर्नमेंट को भी अपना फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर कम करने में मदद मिले।
लेकिन मेजॉरिटी मंदिरों ने इस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि ये भगवान का धन है, इसे बैंक में रखना पाप होगा। अब एक तरफ तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है, दूसरी तरफ हमारे टेम्पल्स में जो हज़ारों टन सोना पड़ा है वो कम ही नहीं हो रहा। अब 21st सेंचुरी में गोल्ड ने एक नई फॉर्म ले ली है, डिजिटल गोल्ड। फ़ोनपे, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लोग छोटी छोटी अमाउंट्स में डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं और आरबीआई भी गोल्ड रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। साल 2023 तक इंडिया के ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स लगभग 800 टन तक पहुंच गए थे, लेकिन हाउस होल्ड्स के पास जो प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड है वो 25,000 टन से ज़्यादा है। मतलब देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहे जितनी बदल जाएं, इंडियंस की दिल की धड़कन अभी भी सोना ही है। सोचो, एक तरफ भारत के लोगों के पास दुनिया का 25,000 टन से ज़्यादा सोना पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी कभी कभी इस ऑब्सेशन की वजह से ब्लीड भी करती है। ऐसा नहीं है कि मंदिरों के पास गोल्ड आज आया है, ये ट्रेडिशन एंशिएंट भारत से है। चोला किंग्स अपनी विक्ट्रीज के बाद अपना सोना मंदिरों में डोनेट करते थे। राजपूत और मराठास भी सोना और ज्वेलरी मंदिरों में रखते थे ताकि वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन में सेफ रहे। एक तरफ सोने ने हमारे एंसेस्टर्स को प्रॉस्पेरिटी दी, ट्रेड रूट्स बनाए गए, सिल्क रोड चलाए गए और हर साम्राज्य के ट्रेजरी में सोना भर गया। तो दूसरी तरफ इसी सोने ने हमें टारगेट भी बनाया। इन्वेडर्स आए, लूटमार हुई और हमारी आइडेंटिटी से सोना छीन लिया गया। आज भी जब इंडिया सोना इंपोर्ट करता है तो वो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा देता है। मतलब देश का पैसा बाहर चला जाता है। सिर्फ एक साल में इंडिया 800 से 1000 टन सोना इंपोर्ट करता है, जो लगभग 50 से 60 बिलियन का होता है। ये पैसा अगर मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता तो सोचिए इंडिया कितना तेज़ ग्रो करता। लेकिन हमारे कल्चर और ऑब्सेशन की वजह से सोना इंपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। एक ऐसा एडिक्शन जो हमें ग्लोबल ट्रेड में वल्नरेबल बनाता है। अब सवाल यह है कि आने वाले 50 साल में जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगी, तो क्या हमारा सोना फिर भी हमारे लॉकर्स और मंदिरों में पड़ा रहेगा, या हम फाइनली अपने सोने का यूज़ करके एक नया भारत बनाएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड।